गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने अवकलन का पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया था। अवकलन के सूत्र लिख लिए सारे, अवकलन के कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, कुछ फलनों के अवकलन भी हमने सीख लिए, उसका ग्राफीय निरूपण भी हमने देख लिया और उसका लास्ट टॉपिक था मैक्सिमम मिनिमम, वो भी हमने अच्छे से कर लिया। तो अवकलन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। और अगर आप इतने वीडियो जो मैंने वीडियो डाले अवकलन के, अगर वो आप अच्छे से कर लेते हो तो फिजिक्स में अवकलन से संबंधित कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं समाकलन। ये अपना जीरो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जीरो चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसको हम 2 या 3 लेक्चर में फिनिश करते हैं और इसके बाद अपन फिर सिलेबस पे आएंगे बेटा, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं समाकलन। जैसे देखो मैंने अवकलन को कैसे समझाया था, अवकलन के बारे में बताया था कि मान लो उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिफरेंशिएट करना, बहुत बड़ा एरिया उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएट करना, अवकलन करना। एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष अध्ययन करना, एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष अध्ययन को अपन अवकलन बोलते हैं। उसका जस्ट उल्टा, जैसे आपने छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ा ना है क्षेत्रफल को, उसको सबको एक साथ कैलकुलेट करना, छोटे छोटे पार्ट्स का एक साथ कंबाइंड एरिया निकालना, उसको बोलते हैं समाकलन, उसको बोलते हैं समाकलन। अवकलन व समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं या व्युत्क्रम होते हैं। अवकलन व समाकलन, अवकलन व समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं या व्युत्क्रम होते हैं। अवकलन व समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम प्रूफ करेंगे कि कैसा होता है, क्यों, क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अवकलन और समाकलन का काम जिससे एक दूसरे का उल्टा। अवकलन में डिफरेंशिएट मतलब तोड़ना और समाकलन में जोड़ना, ये मतलब है। अवकलन का मतलब तोड़ना उसको, समाकलन का मतलब उन सबको जोड़ना, ठीक है। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम काम हो गया। अब अपन समाकलन की बात करें तो समाकलन 2 प्रकार का होते हैं, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। समाकलन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट, जिसको हम बोलते हैं अनिश्चित, अनिश्चित समाकलन, और दूसरा अपना होता है बेटा निश्चित समाकलन। दूसरा प्रकार होता है इसका निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। समाकलन 2 प्रकार के पढ़ेंगे, इंडेफिनिट और डेफिनिट। निश्चित और अनिश्चित में क्या फर्क है उसको भी अपन चेक कर लेंगे। पहले मैं एक बात करूं कि इसमें भी अपन 2 चर की बात करेंगे कि जैसे अपन ऐसे लिखते थे ना, y फलन है x का तो y बराबर f of x, y फलन है x का तो y बराबर अपन लिखते हैं f of x ऐसे, या x फलन है y का तो x बराबर f of x, x फलन है t का तो x बराबर f of t। इस तरह से अपन फंक्शन या फलन को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। अब मुझे y का x के सापेक्ष समाकलन करना है, y का x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो मैं पहले इसका ग्राफीय निरूपण बताता हूं, फिर इसके बारे में पूरा डिटेल, या फिर आप चाहो कि इसका प्रतीक चिन्ह देख लो कि समाकलन को कैसे लिखना है। माना मुझे y का x के सापेक्ष, y x का फलन है तो y का x के सापेक्ष समाकलन करना है, समाकलन y का x के सापेक्ष समाकलन करना है, क्वेश्चन ये है। तो इसका प्रतीक चिन्ह हमें देखना है, तो हम प्रतीक चिन्ह समाकलन का ऐसे देखते हैं। ये समाकलन का प्रतीक चिन्ह होता है, y का समाकलन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो उसको लिखेंगे y तो मेरा फलन हो गया, और किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, तो उसको लिखा जाता है dx, y dx। अब अपने पास y का मान f of x है तो समाकलन f of x dx। सपोज जो भी इसका उत्तर आएगा वो अपन चेक कर लेंगे बात ही। इस तरह से इसका प्रतीक चिन्ह लिखा जाता है। y फलन है x का, y का x के सापेक्ष समाकलन करना है तो समाकलन y dx, इसको पढ़ा जाता है समाकलन y dx या समाकलन f of x dx। y का मान आपके पास है f of x, y का मान क्या है f of x, तो समाकलन f of x dx। इस तरह से हम इसको लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो ये इसका प्रतीक चिन्ह आपको समझ में आ गया। जैसे अवकलन को आप लिखते थे ना d by dx, d by dt, d by dz, इस तरह से समाकलन को अपन ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब चलो अपन इसका ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। समाकलन का ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण, समाकलन का ग्राफीय निरूपण देखो। मैं वही x और y के बीच में ग्राफ लिखता हूं और दोनों के लिए करेंगे, निश्चित और अनिश्चित समाकलन दोनों पढ़ लेंगे।
मान लो इस तरह से कोई ग्राफ है आपके पास x और y के बीच, इधर x की वैल्यू ले रखी है, इधर y की वैल्यू ले रखी है, और मुझे क्या करना है, ये जो ग्राफ आपने बनाया इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है समाकलन विधि से। कौन सी विधि से? समाकलन विधि से। कहां से कहां तक करना ये निश्चित नहीं हो तो उसे बोला जाएगा अनिश्चित समाकलन। इसमें ये फिक्स नहीं है कि कितने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है या पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये हमें कुछ नहीं पता, तो इसे बोला जाता है अनिश्चित समाकलन। कौन सा प्रकार? पहला प्रकार अनिश्चित समाकलन। तो ज्ञात करने के लिए इसमें हम एक छोटा अल्पांश लेंगे। सपोज यहाँ पे हमने एक छोटा अल्पांश लिया जिसकी मोटाई जो है ना वो dx है या डेल्टा x लिख देते हैं। इसकी मोटाई कितनी मान लिया हमने? डेल्टा x या dx, और इसकी जो ऊंचाई है वो y है। y एक्सिस में जो वैल्यू है, ऊंचाई जो है इस अल्पांश की वो कितनी ले ली? y। अब आपको इस अल्पांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अल्पांश का क्षेत्रफल लीजिए, अल्पांश का क्षेत्रफल कितना लिखोगे? इसकी मोटाई इंटू इसकी लंबाई, मोटाई dx लंबाई y, तो क्या लिखोगे? y dx, ऐसे ही लिखोगे। अब मुझे मान लो इस पूरे भाग का निकालना हो या जो भी जितना भी भाग का निकालना, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अपना ऐसे अल्पांश लूं और कुल क्षेत्रफल के लिए उन सबको जोड़ो। तो ऐसा करने की बजाय आप समाकलन विधि से क्या करोगे, पहले आप इस अल्पांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं और फिर इसका समाकलन कर लो। जो y आपका फलन दिया हुआ है x के रूप में, y जो फंक्शन ऑफ x, इसका आप समाकलन कर लो x के सापेक्ष, तो आपका निश्चित अनिश्चित समाकलन ज्ञात होगा। यहाँ से मैं लिखूं कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा इस स्थिति में? समाकलन y dx बराबर ये जो आपने भाग ज्ञात किया अल्पांश का क्षेत्रफल, इसका समाकलन कर लो x के सापेक्ष, मतलब इसका समाकलन कर लो, इसका समाकलन का चिन्ह कर लो, और इसका जो सॉल्यूशन है इसमें y का मान आपके पास f of x है, तो इसको लिखेंगे समाकलन f of x dx। मान लो इसका सॉल्यूशन आया कैपिटल F of x, समाकलन के बाद जो मान आया वो आया कैपिटल F of x। अगर आपका अनिश्चित समाकलन है तो इसमें c जुड़ेगा हमेशा कांस्टेंट। क्या जुड़ेगा बेटा? कांस्टेंट। अनिश्चित समाकलन में एक नियतांक जुड़ जाता है, ठीक है, जिसको आप c से निर्देशित कर सकते हो, तो वो आपको उसमें जोड़ना है, ठीक है, वो आपने लिख दिया। तो ये तो हो गया अनिश्चित समाकलन के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं इसी में मुझे निश्चित समाकलन करना है, सपोज यहां से इस भाग से लेके इस भाग तक का क्षेत्रफल निकालना है, मुझे ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। इसको मैंने बोला x1 बराबर ये मान a है, ये x2 बराबर b है, क्या मैं a और b से निर्देशित कर सकता हूँ? इसको x बोल दो, इसको भी x बोल दो। यहाँ पे x बराबर a है, यहाँ पे x बराबर b है। ये मान कुछ होगा x में, x की वैल्यू a है, यहाँ पे x की वैल्यू b है। मुझे इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये पार्ट होगा निश्चित समाकलन का। ये पार्ट किसका होगा? निश्चित समाकलन का पार्ट होगा। निश्चित समाकलन में ऐसा करना होगा कि निश्चित समाकलन में हमें पता चल गया कि इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है x बराबर a से b तक, तो आप क्या लिखोगे निश्चित समाकलन में? समाकलन y dx बराबर समाकलन y का मान आपके पास कितना है? f of x। कहां से कहां तक का क्षेत्रफल निकालना है? x बराबर a से x बराबर b तक, तो यहाँ पे x बराबर a लिख देंगे और यहाँ पे x बराबर b लिख देंगे। ये आपकी होती है निम्न सीमा, ये आपकी होती है उच्च सीमा। x बराबर a को अपन बोलते हैं, ये आपकी होगी हमेशा निम्न सीमा। ये कहां से स्टार्ट किया? निम्न सीमा। और x बराबर जो भी है इसको बोला जाता है ऊपरी सीमा, इसको बोला जाता है ऊपरी सीमा, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अब सपोज इसका सॉल्यूशन आप किसके सापेक्ष कर रहे हो? x के सापेक्ष। y का मान f of x रख दिया dx, इसका मतलब f of x का x के सापेक्ष समाकलन। इसका मीनिंग यही होता है f of x जो फलन है उसका x के सापेक्ष समाकलन। मान लो इसका सॉल्यूशन आपके पास आ गया कैपिटल f of x, ये तो इसका समाकलन आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें ये जो सीमा आई थी x बराबर a x बराबर b, ये रखनी है। x बराबर a, ये आपकी x बराबर b, और इसका सॉल्यूशन होगा, एक बार इस फलन में ऊपरी सीमा रखेंगे, x बराबर b ऊपरी सीमा है, तो ऊपरी सीमा x की जगह b पुट कर देंगे, f of b माइनस f of a, ये इसका उत्तर है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये आपका निश्चित समाकलन जिसमें c नहीं जुड़ेगा।
जिसमें आपका सी नहीं जुड़ता है। इस तरह से आपका फाइनल आंसर आया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये आपका निश्चित समाकलन से उत्तर है। किससे आया बेटा? निश्चित समाकलन से। तो क्या आपको ग्राफीय निरूपण पता चल गया समाकलन का? ग्राफीय निरूपण से मतलब ग्राफ से अपन जैसे कोई ग्राफ है x और y के बीच उसका क्षेत्रफल निकालना है, उसमें एक छोटा अल्पांश लिया, पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? समाकलन। पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? समाकलन। तो x बराबर a से x बराबर b में हमने समाकलन कर लिया और हमारा उत्तर निश्चित समाकलन की स्थिति में ये आया कि हमें पता था कि यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना है, तब तो वो निश्चित हुआ। और हमें ये नहीं पता कि कौन सा कितना भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम उसको बोलेंगे अनिश्चित समाकलन। उसमें हमेशा c जुड़ेगा, उसमें हमेशा क्या जुड़ेगा बेटा? सी। ठीक है, तो आपने ग्राफीय निरूपण भी कर लिया, निश्चित अनिश्चित दो प्रकार के समाकलन की बात कर ली और उसका जो निरूपण है वो भी सीख लिया। अब देखो अपन बात कर रहे हैं इस टॉपिक की कि समाकलन व अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इस चीज को हमें प्रूव करना है। समाकलन व अवकलन एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। इस चीज को हमें सीखना है कि ऐसा कैसे होता है। समाकलन में हमें ये चीज सीखनी है कि ऐसा कैसे होता है कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे देखो, मान लो मेरे पास एक फलन है y बराबर स्मॉल f ऑफ x। अगर मैं इसका x के सापेक्ष समाकलन बोलूं, निश्चित बोल तो चाहे अनिश्चित, अनिश्चित समाकलन किया, अनिश्चित समाकलन लिखा y dx बराबर समाकलन f ऑफ x dx। y का मान f ऑफ x है वो यहां रख दिया और इसका उत्तर आया सपोज f ऑफ x प्लस c। f ऑफ x का समाकलन कैपिटल F ऑफ x और प्लस c नियतांक इसमें जुड़ गया। अब अगर मैं इसका अवकलन करूं, ये जो उत्तर आया इसका अगर मैं क्या करूं? अवकलन d by dx कैपिटल F ऑफ x प्लस c, तो इसका आंसर आएगा, देखो इसका भी अवकलन करना होगा और c का भी अवकलन करना होगा। d by dx कैपिटल F ऑफ x प्लस d by dx into c। कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है, इसका आंसर तो 0 आ गया। और इसका अवकलन करेंगे तो स्मॉल f ऑफ x, वही फलन आएगा जिसका आपने अवकलन समाकलन किया था। तो आपके पास उत्तर आ गया स्मॉल f ऑफ x। इसका मीनिंग हुआ कि जिस फलन का आपने समाकलन किया है उसका जो उत्तर आया, अगर मैं उसका अवकलन करूं तो वही फलन आएगा जिसका आपने समाकलन किया था। इसलिए हम बोल सकते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इस चीज को हमने ऐसे प्रूव कर लिया। अब मैं बात करूं कुछ सूत्रों की। समाकलन के हम कुछ सूत्रों की बात करेंगे, कुछ आज लिखते हैं कुछ कल पढ़ेंगे। देखो पहला सूत्र कि मान लो कोई भी फलन दिया हुआ है, ये एक सूत्र तो यही बार बार अपन लिख रहे हैं कि मान लो कोई x का फलन है, y फलन है x का और मुझे y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हमेशा इसको लिखा जाएगा y dx बराबर समाकलन f ऑफ x dx और इसका सूत्र f ऑफ x प्लस c। ठीक है ना, बाद में लिखेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, निश्चित में c जुड़ता है, तो उसको हम दो बार कर चुके। दूसरा, इस फलन के साथ कोई नियतांक गुणा में हो, मैंने लिखा y बराबर k f ऑफ x, एक चर राशि के साथ अचर राशि गुणा में है और मुझे फिर अवकलन समाकलन करना है, y का x के सापेक्ष समाकलन करना है। मैं लिखूंगा समाकलन y dx बराबर समाकलन k f ऑफ x dx। मुझे ये तो ज्ञात करना ही है, इसके तो आगे चलना ही है अपने को लेके। इसमें जो नियतांक होता है वो हमेशा समाकलन से अपन बाहर लिखते हैं। समाकलन f ऑफ x dx, समाकलन f ऑफ x dx और इसका सॉल्यूशन होगा कैपिटल F ऑफ x माना। ये चीज तो अपन ज्ञात कर चुके ना, इसका सॉल्यूशन लिखा कैपिटल F ऑफ x, तो k कैपिटल F ऑफ x प्लस c, c उसमें नियतांक जुड़ जाता है, c नियतांक आपका जुड़ जाएगा अनिश्चित समाकलन में। क्या इसका आंसर आपको समझ में आ गया? जब भी एक अचर राशि चर राशि के साथ गुणा में हो तो अचर को एज इट इज रखना है, उसको अपन ऐसे लेके चलेंगे। अब केवल मैं बोलूं कि सर केवल अकेली अचर राशि हो और उसका समाकलन करना हो। तीसरा क्वेश्चन, y इक्वल्स टू केवल कांस्टेंट हो, अचर, एक अचर हो उसके साथ कोई चर गुणा में नहीं हो और मुझे इसका समाकलन करना पड़े। मुझे पता है अचर का अवकलन शून्य होता है, अगर अचर अकेला होता है तो उसका अवकलन शून्य होता है, परंतु अगर अचर है और उसका समाकलन करना है उसके व्युत्क्रम के हिसाब से चलोगे तो ऐसा लिखोगे समाकलन y dx
सपोज x के कोई और फलन तो इसमें x के सापेक्ष समाकलन करना हो, आप लिखोगे समाकलन k dx, k कांस्टेंट समाकलन से बाहर, समाकलन 1 बचा 1 dx, और 1 का x के सापेक्ष समाकलन हमेशा x होगा, 1 का t के सापेक्ष समाकलन t होगा, 1 का z के सापेक्ष समाकलन z होगा। तो आप इसको लिखोगे kx प्लस c, इसमें जुड़ जाएगा कांस्टेंट क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। तो ये सूत्र भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। और सूत्र की बात करते हैं अपन कुछ, देखो ध्यान से। देखो एक सूत्र और लिखते हैं कि मान लो इस तरह की कंडीशन हो, ऐसे लिखो C1 F1x प्लस माइनस C2 F2x प्लस माइनस C3 F3x, इस तरह से कुछ फलन है अपने पास, F1x F2x F3x, कुछ जुड़ रहे हैं कुछ घट रहे हैं, मुझे इसका समाकलन करना है। तो सबका अलग अलग समाकलन कर लो और सबको जोड़ दो। तो समाकलन y dx बराबर समाकलन y का मान आपके पास ये पूरा C1 F1x प्लस माइनस C2 F2x प्लस माइनस C3 F3x, और फिर इसको dx इसका समाकलन अलग, इसका अलग, इसका अलग। क्या लिखोगे? समाकलन y dx बराबर समाकलन C1 F1x dx प्लस माइनस समाकलन C2 F2x dx प्लस माइनस समाकलन C3 F3x dx। अब देखो कांस्टेंट समाकलन से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और फिर इसका अपन समाकलन कर लेंगे अलग अलग। तो समाकलन y dx जो है ऐसे लिखोगे, C1 कांस्टेंट समाकलन से बाहर प्लस माइनस C2 इससे बाहर F2x प्लस माइनस C3 समाकलन F3x dx। इसका समाकलन सपोज कैपिटल F1x, इसका आंसर आया C1 F1x प्लस माइनस C2 F2x प्लस माइनस C3 F3x प्लस C, ये लास्ट में ऐड होगा, ये समाकलन y dx आ गया, समाकलन y dx। इस तरह से अपन अगली क्लास में कुछ बेसिक फॉर्मूला और देखेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, इसको आप अच्छे से देखना और थोड़ा सा दिमाग से सोचना, बहुत इजी है बेटा। थैंक यू।